लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। किसी भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए जो एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बनाया जाता है, जो रिटन होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है कि किसी भी काम को स्टेप वाइज तरीके से किस तरह करना है, उसके जो स्टेप वाइज तरीके होते हैं उसे हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं, SSOW। ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि SSOW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है, जो बनाया जाता है, जो लिखा जाता है, जो स्टेप्स लिखे जाते हैं, वो उस वर्क के सारे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके और उसमें जो हजार्ड्स का जो रिस्क होता है उसको पता करके और उसको मिनिमाइज करके तरीके को लिखा जाता है कि किसी व्यक्ति को कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स को ले करके कहीं पर आग को बुझाने जाना है तो उसमें ये है कि जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखा होगा उसमें जो उसको आग बुझाने का तरीका लिखा होगा वो इस स्टेप में लिखा होगा कि आप सेफली रीच करिए फायर एक्सटिंग्विशर के पास, बहुत रश होकर के, दौड़ करके नहीं, ताकि स्लिप ट्रिप हो जाए और चोट लग जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। फिर एक्सटिंग्विशर्स को उतारने से पहले उसको हल्का सा हिला दीजिए ताकि अगर कोई इंसेक्ट हो तो इंसेक्ट बाइट से बचा जा सके, और उसको फर्मली मजबूती से पकड़ करके स्टैंड को उतारिए। और उतारने से पहले उसको चेक कर लीजिए कि उसका प्रेशर गेज में जो प्रेशर है वो, उसकी जो सुई है वो ग्रीन पे है कि नहीं है, यानी प्रेशर मेंटेन है कि नहीं है। और उसको देखने के बाद उसको आप उतार करके और सेफ तरीके से जहां पर फायर लगी हुई है वहां पर पहुंचेंगे, दौड़ना नहीं है, और सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करके अपने आप को सुरक्षित रख करके आप आग को बुझाएंगे। और उसके बीच में ही, इसी के बीच में आप इन्फॉर्म भी कर देंगे किसी थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को, ताकि कंसर्न अथॉरिटी को, कंसर्न पर्सन को वो उस एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाए और वो और भी हेल्प्स को कॉल कर ले। तो ये जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखा वो किस तरीके से लिख दिया, उस काम को या उस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को, उस काम के लिखने के लिए उस काम का हम लोगों ने JHA या JSA किया, जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हजार्ड एनालिसिस किया, या टास्क एनालिसिस किया, ये सेम चीजें हैं। ऐसा किया, उसके बाद हम लोगों ने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखा। तो जो टास्क एनालिसिस होता है या जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हजार्ड एनालिसिस, ये सब सेम चीजें हैं, नाम अलग अलग होते हैं। तो इसको करने के लिए क्या किया जाता है कि एक काम को स्टेप वाइज तरीके में तोड़ लिया जाता है। कि पहला है कि अगर एग्जाम्पल हो कि पहला स्टेप है कि एक्सटिंग्विशर तक पहुंचना, तो सेफ उसमें हजार्ड कौन कौन से हैं, ठोकर लग सकती, गिर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो इसीलिए लिखिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में लिखा कि हाँ सेफली पहुंचेंगे, बहुत ही जल्दी में नहीं जाएंगे, बहुत ही घबरा करके दौड़ के नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद वो हजार्ड उसमें मेंशन कर दिया। दूसरा हजार्ड आपको JHA या JSA या टास्क एनालिसिस जब किया था तो आपने लिखा था कि अब उसको उतारना, तो उतारने में क्या हजार्ड हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है, कोई स्नेक हो सकता है, कोई लिजर्ड हो सकती है, छिपकली हो सकती है जो अचानक हाथ पे आ जाए और वो गिर जाए। तो ये हजार्ड आपने लिख लिया, बायोलॉजिकल हजार्ड है तो इसके लिए कंडीशन या कंट्रोल मेजर लिख लिया कि हिला लीजिएगा हल्के से ताकि हो तो वो हट जाए। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हनी बी वगैरह अपना कॉम बना लेते हैं, छत्ता लगा लेते हैं, तो ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि पीछे वो छिपे होते हैं, अचानक निकल आते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल हजार्ड है इससे बचने के लिए आपने लिखा था कंट्रोल स्टेप वाइज तरीके के अंदर कि पहले हल्का सा हिला के चेक कर लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने लिखा कि उस पर लिखा था कि साथ में प्रेशर गेज की सुई को भी चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि प्रेशर लो और ला लेकर भाग जाए आप वहां पर, और जब आग बुझाने लगे तो पता चला उसमें प्रेशर नहीं, तो आग बुझेगी नहीं। तो इसलिए आपने उसमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो लिखा था उसमें लिखा था कि धीरे से आराम से पहुंचेंगे, प्रेशर गेज चेक करेंगे, हिला लेंगे, तब उसके बाद दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ के उतारेंगे, ताकि उतारते समय, चूंकि हजार्ड था कि उतारते समय स्टेप में कहीं ऐसा ना हो स्लिप हो जाए और पैरों पे गिर जाए या टूट जाए, नॉब टूट जाए या लीवर टूट जाए उसका, तो वहीं पर वो डैमेज हो जाए, उसकी वजह से प्रेशर लीक हो जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो इसीलिए जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखा जा रहा है वो टास्क एनालिसिस करके या जॉब हजार्ड एनालिसिस करके या जॉब सेफ्टी एनालिसिस करके ही लिखा जा रहा है।
और उस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में सारे हजार्ड्स को कंट्रोल किया गया है, इसीलिए उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। ये रिटन में होता है, इस पे सीरियल नंबर होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो कहा कि वाई वर्कर्स शुड बी इन्वॉल्व व्हेन डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। वर्कर्स क्यों इन्वॉल्व होने चाहिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप में? क्योंकि जो भी वर्कर्स मशीन को ऑपरेट कर रहा है, जो भी वर्कर जिस काम को कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो वो उसके एक्सपोज होने वाले जो हजार्ड और रिस्क हैं उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसलिए वो बेटर समझता है और उसके सोल्यूशन भी वो दे सकता है, इसलिए उनको इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है। और प्रोसीजर जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है उसको हम लोग क्यों लिख लेते केयरफुली, उसको लिखा जाता है, साइन किया जाता है ऑथोराइज पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, सीनियर पर्सन के द्वारा, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि हाँ ये तरीका जो है वो सही तरीका है। अगर कोई एक आपसे नीचे जूनियर कोई सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिख दे और आपको हाथ में पकड़ा दे और आपसे कहे कि सर इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो करिए जिस काम के अंदर हजार्ड थे, तो आप शायद नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि आप डाउटफुल रहेंगे कि उसने सारे हजार्ड्स कंट्रोल को कंट्रोल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, जो भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क ऑथराइज किए जाते हैं, उस पर केयरफुली उसको एग्जामाइन किया जाता है, फिर सिग्नेचर होती है ऑथराइज पर्सन की। ठीक है ना। और जितने भी होते हैं, जितने भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखे जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्क के लिए एवरी वर्क के लिए एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखा जाता है, उनमें सब में प्रॉपर तरीके से डेट लिखी जाती है ना, उसमें एक नंबर लिखा जाता है, उनका रेफरेंस नंबर लिखा जाता है, उनका एक चूंकि फॉर्मेट होता है, उस पर रिवीजन भी लिखी जाती है कि हाँ रिवाइज कब करना है या रिव्यू कब करना है, इसको ये भी लिखा जाता है। ठीक है, उसी के साथ में और भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पिक्टोग्राम इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क से यानी काम करने का तरीका, तो वो लिखित में होते हैं, रिटन में होते हैं, स्टेप वाइज तरीके से पहले ये करो ये करो। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है कि फोटो बने होते हैं, जैसे आप कभी फ्रिज खरीद के लाइए तो उसका जब मैनुअल खोलेंगे, या आप मोबाइल खरीद के लाइए या कोई एसी खरीद के लाइए, तो उसका जब मैनुअल खोलेंगे तो उसमें फोटो भी बने होते हैं, रिमोट की फोटो बनी होगी, उस पर एरो लिखा होगा कि यहाँ पर ये बटन दबाइए। या जब कभी फ्रिज वगैरह या वॉशिंग मशीन लेके आते हैं तो उसमें इमेजेस फोटो बनी होती हैं कि इस लोड को कैसे उतारना है, कैसे उठाना है, क्या चीजें नहीं करना है, क्या चीजें करना है। तो पिक्टोग्राम तरीके से भी सेफ वर्क प्रोसीजर को बताया जाता है ना, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस तरीके से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप किया जाता है और डेवलप करके उसको नोट डाउन किया जाता है और उसको कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी वर्कर से फॉलो करवाया जाता है। तो ये कहाँ लिखा होता है? जब हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तो पॉलिसी के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है पॉलिसी का, जिसके अंदर कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के हमारे कमिटमेंट और प्रोमिसेस और वादा लिखे होता है कि क्या किस तरीके से हम अचीव करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी को, या इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, अपने एम्प्लॉइज अपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरीके से करेंगे, ये इसके लिए कमिटमेंट होते हैं टॉप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के। और दूसरा सेक्शन होता है जो हमारा होता है अरेंजमेंट सेक्शन, यानी ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन होता है, जिसके अंदर हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे होते हैं कि हमारा एचएससी मैनेजर है, सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी सुपरवाइजर है या सेफ्टी एस्टेवर्ड है, तो इनकी क्या रोल्स है, काम क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं, और अकाउंटेबिलिटीज क्या है, जवाबदेही किन किन बातों की है। तो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डिजिग्नेशन के सामने लिखी होती है कि एचएससी मैनेजर की ये रूल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी है। अब एचएससी मैनेजर कोई भी आएगा, जैसे ही वो चार्ज लेगा उसकी रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वही हो जाएंगी जो पीछे वाले की थी। नाम वाइज नहीं लिखा होता है, डिजिग्नेशन वाइज लिखा हो, सेफ्टी ऑफिसर की, सेफ्टी सुपरवाइजर की, सेफ्टी एस्टेवर्ड की। सेफ्टी एस्टेवर्ड एज ए ट्रेनी जो सबसे नीचे लेवल का होता है उसको सेफ्टी एस्टेवर्ड भी कहते हैं, न्यू कमर्स जो होते हैं। तो इनके लिए फिर ये रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमारे पॉलिसी के ही सेकंड पार्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन में लिखा होता है, और थर्ड पार्ट के अंदर अरेंजमेंट सेक्शन होता है। अरेंजमेंट सेक्शन के अंदर ही पूरा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखा होता है, या फिर अलग से ही आपको मेथड स्टेटमेंट दे दिया जाता है
यानी अलग से पूरी बुक दे दी जाएगी कि ये देखिए काम करने के सही तरीके हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये हैं। पीछे आप कैसे काम करते आते हैं इससे मतलब नहीं है, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को जो डेवलप करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप जब सीनियर हो जाएंगे तो आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना भी होगा, डेवलप करना होगा ना। जैसे कोई एग्जांपल कि कोई वेल्डिंग का काम है, वेल्डिंग के काम के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क नहीं है, तो आपसे कह दिया सीनियर ने कि भाई सेफ सिस्टम ऑफ वर्क खुद बना दीजिए इसके लिए। तो जो बनाना होता है वो किस तरीके से होता है उसके स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो डेवलपिंग ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, एनालिसिस या एनालाइजिंग टास्क, सबसे पहले टास्क को एनालाइज करते हैं उस काम को, फिर आइडेंटिफाई हजार्ड, उस टास्क के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन एसेस द रिस्क, और उसके बाद उस हजार्ड से एसोसिएटेड जो रिस्क होते हैं उसको हम लोग एसेस करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा आप जानते हैं कि भाई जॉब सेफ्टी एनालिसिस के थ्रू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जाता है। जेएचए जिसको हम लोग कहते हैं जॉब हजार्ड एनालिसिस, या जेएसए कहते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस या टास्क एनालिसिस, सेम चीजें होती हैं, तीन अलग अलग नाम से कॉल किया जाता है साइट के ऊपर। तो उस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के लिए आपको जेएचए, जेएसए या टास्क एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चाहे आप ये कहिए कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने का तरीका यहाँ पर श्रीडिम लिखा हुआ है, श्रीडिम एक शॉर्ट एक्रोनॉमी यूज कर रहे हैं। चाहे आप ये कहिए कि टास्क एनालिसिस का ये तरीका है, चाहे आप ये कहिए कि जेएसए करने का ये तरीका है, चाहे आप ये करिए जेएचए करने का तरीका है, लेकिन जो पहले जो बताया, चाहे उसको आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना कहिए, चाहे जेएचए कहिए, चाहे जेएसए कहिए, चाहे टास्क एनालिसिस करिए, जो स्टेप्स अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फायर एक्सटिंग्विशर्स को से के थ्रू आग को बुझाने को स्टेप तोड़ के हजार्ड्स को लिख करके और उसका प्रिकॉशन लिख करके हमने निकाला सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। ठीक है, तो वो तीनों वही, चाहे जॉब सेफ्टी एनालिसिस कहिए, चाहे टास्क एनालिसिस कहिए, चाहे जॉब हजार्ड एनालिसिस कहिए, तीनों का तरीका यही होगा। तो वो स्टेप्स क्या होता है, जैसे पहले बताया था ना कि अब एक वर्बली बता दिया कि हाँ ऐसे स्टेप में करिए, यहाँ पर श्रीडिम को फॉलो करते हैं, SREDIM, श्रीडिम। ध्यान रखिएगा, चाहे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करना है तो आप यही स्टेप फॉलो करेंगे। आपसे कोई कहता है टास्क एनालिसिस कर दीजिए हॉट वर्क का, या आपसे कोई कह देता है कि जेएसए कर दीजिए हॉट वर्क का, या कोई कहता है जेएचए कर दीजिए आप इस वर्क का, ये सेम चीजें यही होंगी। तो श्रीडिम का मतलब एस स्टैंड फॉर होता है, एस स्टैंड फॉर सिलेक्ट द टास्क टू बी एनालाइज्ड। सबसे पहले उस टास्क को सिलेक्ट करिए कि जिसको एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया कि वेल्डिंग या इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग, बिजली से जो वेल्डिंग की जाती है, टास्क सिलेक्ट कर लिया आपने कि इसको एनालाइज करना है। फिर रिकॉर्ड द स्टेप और स्टेजेस ऑफ द टास्क, उसके स्टेप्स को रिकॉर्ड करिए। तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे हम, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे कि इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग मशीन वायर एंड वेल्डिंग मशीन, हम वेल्डिंग मशीन के वायर और वेल्डिंग मशीन को हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। मतलब उसमें वेल्डिंग मशीन में अगर कहा जाता है तो उसमें तार भी उसी में जुड़ा होता है जो पावर सोर्स से आता है। उसके बाद आगे जो निकलता है, जो वेल्डिंग के गन में जो वायर लगाए जाते हैं वो भी उसी से एसोसिएटेड होता है, या वेल्डिंग की जो गन होती है उसको भी, वो सारा सेटअप को हम लोगों ने कहा कि इंस्पेक्ट द वेल्डिंग मशीन बिफोर यूज। पहला, अब इंस्पेक्शन, पूरे का पूरा इंस्पेक्शन करना है। ठीक है ना। इंस्पेक्शन करने के बाद क्या करना है, वर्क एग्जीक्यूट करना है, यानी वेल्डिंग का काम करना है। वेल्डिंग के काम करने के बाद क्या है कि फिनिश एंड फॉलो हाउसकीपिंग, उसके बाद काम को खत्म करने के बाद हाउसकीपिंग को फॉलो करना है, यानी साफ सफाई कर देनी है वहां पे। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपने रिकॉर्ड कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 3 ही जो है वो स्टेप्स में उसको ब्रेक किए हैं, और ज्यादा में भी कर सकते हैं, है ना। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के केसेस में आप रीच टू द फायर एक्सटिंग्विशर्स, वहां तक पहुंचना, एंड टेक आउट द फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड रीच एट द सीन ऑफ फायर, आप उसको उठाइए, निकालिए, या उठाना और निकालने से मतलब है कभी फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है जमीन में, कभी टंगा होता है, तो टंगा होता है तो टेक आउट करना होता है, टेक ऑफ करना होता है, और अगर कहीं से
उठाना होता है तो आप उसको सिंपली उठा सकते हैं। तो ये दोनों स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं। देन उसके बाद फिर रीच होना होता है फायर सीन के ऊपर, तीसरा स्टेप। फिर उसके बाद आग को बुझाना होता है, ये चौथा स्टेप। फिर उस एक्सटिंग्विशर्स को उसकी जो डिजाइनेटेड जगह है खाली जहां पर रखे जाते हैं उसको जाकर के वहां पर रखना होता है। तो 1 2 3 4 5 जितने अच्छे ज्यादा स्टेप्स में तोड़ेंगे हजार्ड्स को उतने अच्छे तरीके से हम लोग सारे स्टेप से निकाल सकते हैं उसको। तो कोई सा भी काम करने के लिए कहा जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स में तोड़ेंगे। सीढ़ी से उठ एक बल्ब को चेंज करना है, एक स्टेप लैडर, तो स्टेप लैडर को उसके थ्रू बल्ब को चेंज करना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे कि सबसे पहले ब्रिंग द स्टेप लैडर, या स्टेप लैडर को सिंपली कह सकते हैं कि इंस्पेक्ट द स्टेप लैडर, स्टेप लैडर को इंस्पेक्ट करना। फिर क्लाइंब ऑन, ऊपर चढ़ना लैडर के ऊपर, ये दूसरा स्टेप हुआ, क्योंकि हर एक स्टेप को हजार्ड होते हैं। इंस्पेक्शन, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही चोट लग सकती है, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही एक्सीडेंट हो सकता है। तो इंस्पेक्शन का एक आपने जो है वो स्टेप रखा। फिर यूज करने का रखा, यानी कि उस लैडर पे चढ़ना। फिर तीसरा स्टेप में बल्ब को चेंज करना, क्योंकि चढ़ने में भी हजार्ड हो सकता है कि हाथ फिसले या पैर फिसले गिर जाए। चढ़ने में बताना पड़ेगा आपको स्टेप, ऐसा ना हो कि चूंकि स्टेप लैडर में हमेशा 2 रक्स ऊपर के छोड़ दिए जाते हैं तब खड़ा हुआ जाता है, ऊपर के पूरे टॉप पे नहीं जाया जाता है स्टेप लैडर के। तो स्टेप लैडर को जब चढ़ रहा है तभी पता चला पैर में मिट्टी थी, वो फिसल गई, हाथ में उसने ऑयल लगा रखा था, ग्रीस लगा रखा था, हाथ फिसल गया तो गिर गया वो, और गिरा तो सर के बल गिरा तो डेथ हो गई। फिर तीसरे स्टेप में बल्ब को चेंज करना, चेंज करने में भी खतरा है कि भाई दोनों हाथ अगर आप ऐसे लेके गए हैं, एक पे हाथ बल्ब लिए हुए हैं, एक से चेंज कर रहे हैं, और चेंज करते समय अगर ऑफ नहीं किया है तो करंट भी लग सकता है। तो ये तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप के बाद फिर उतरना है, तो ये चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप के बाद उसको सेफली लैडर्स को उठा करके रखना है, पांचवा स्टेप है। तो आप स्टेप में तोड़ेंगे, रिकॉर्ड द स्टेप्स और द स्टेज ऑफ द टास्क। स्टेप्स को आप रिकॉर्ड करेंगे टास्क के, ठीक है। फिर इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच रिस्क, जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना, स्टेप में तोड़ते ही साथ में रिस्क भी हम लोगों उससे कैलकुलेट कर लिया, रिस्क भी जोड़ लेंगे कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन क्या रिस्क है ना, ड्यूरिंग क्लाइंबिंग कौन सा रिस्क है, ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ बल्ब क्या रिस्क है, ड्यूरिंग क्लाइम डाउन उतरते समय क्या रिस्क है, फिर रखते समय क्या रिस्क है। तो सारे रिस्क को हम लोग हर स्टेप्स के जितने भी रिस्क होते हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फिर डेवलप द सेफ वर्क मेथड। अब ये इसको हम लोगों ने कर लिया, तब सेफ वर्क मेथड यानी कंट्रोल मेजर के साथ में लिखना शुरू करेंगे कि सबसे पहले सीढ़ी को इंस्पेक्ट करिए, लेकिन इंस्पेक्ट करते समय ध्यान रखिए कि सीढ़ी को इंस्पेक्ट करते समय कट नहीं लगना चाहिए हाथ पैर में, उसके कुचलना नहीं चाहिए, हाथ पैर कहीं पर पिंच पॉइंट से बचाना चाहिए उसको इंस्पेक्ट करते समय। फिर उसके बाद चढ़ते समय बात को ध्यान रखें कि पैरों में चिकनी मिट्टी ना लगी हो, 3 पॉइंट कांटेक्ट को मेंटेन रखें, और जब लगाएं लैडर्स को तो ध्यान रखें कि पूरी की पूरी वो खुली हुई है, लेवल की जगह पर है, और वो लॉक सिस्टम उसका लगा हुआ है। फिर ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ द बल्ब ध्यान रखें कि आप डिसबैलेंस ना हो, लैडर से सीढ़ी से डिसबैलेंस ना हो, और करंट ना लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप ऑफ करवाइए, स्विच ऑफ करा करके चेंज करिएगा। एक बैग साथ में रखिएगा जिसमें बल्ब लेके जाएंगे, और निकाला हुआ बल्ब उसमें वापस उस बैग में रखेंगे। और उतरते समय ध्यान रखेंगे कि 3 पॉइंट कांटेक्ट को मेंटेन रखेंगे, और कभी भी लैडर्स को अपोज करके नहीं उतरेंगे, लैडर्स के ऊपर झुक करके साइड में उसकी स्टाइल से इधर उधर नहीं जाएंगे, और उतरते समय हमेशा फेस को करेंगे, और उसी क्लाइंब के जो प्रोसीजर है 3 पॉइंट कांटेक्ट को उसको मेंटेन करते हुए उतरेंगे। फिर उसके बाद फिर रखते समय ध्यान रखेंगे कि सेफ जगह पर लैडर्स को रखा जाए, पिंच पॉइंट यानी कि कुचलने वाली जगह से रखते समय सीढ़ी को बचा के रखेंगे। तो ये स्टेप्स लिख दिया हम लोगों ने। स्टेप्स के बाद हम लोगों ने क्या किया कि डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड, सेफ वर्किंग मेथड को डेवलप किया। और इस सेफ वर्किंग मेथड को डेवलप करने के बाद इसको कम्युनिकेट कर दिया कि टूल बॉक्स टॉप में यही चीज हम लोगों ने बता दी कि भाई इस काम को जो करने जा रहे हो इसका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क ये है, इस तरीके से करना है आपको, यानी कि इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। फिर मॉनिटर टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस, फिर थोड़ा सा देखते रहेंगे उसके ऊपर कि जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हम लोगों ने लगाया है वो इफेक्टिव है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ हजार्ड उसमें मिसिंग है, इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कल को कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं
जिसको हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे। वो कौन कौन से हैं? वही 4 फैक्टर होता है। कौन से होते हैं? मैन, मशीन, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। वही 4 चीजें। जब भी हम लोग हजार्ड्स को भी किसी एक वर्क प्लेस के, जो नॉर्मल वर्क प्लेस होता है, उस वर्क प्लेस के सारे हजार्ड्स को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा तो वही चीजें मैन, मशीन, मटेरियल एंड एनवायरनमेंट, इसी 4 चीजों के आसपास सारे हजार्ड मिलेंगे आपको। तो जैसे मैन का मतलब पीपल, या पीपल, और इक्विपमेंट, मशीन की जगह इक्विपमेंट, एंड मटेरियल का मतलब सारे मटेरियल एंड एनवायरनमेंट। जब भी हम लोग टास्क एंड जब भी हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे तो ध्यान रखेंगे इन फैक्टर्स को कि पीपल फ्रॉम होम द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज डेवलप, जिसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जा रहा है, उस आदमी के कॉम्पिटेंसी लेवल को ध्यान में रखेंगे। उसके उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई लाचारी तो नहीं है उसके अंदर, उसको ध्यान में रखेंगे। एबिलिटी, IQ लेवल को ध्यान में रखेंगे। फिर इक्विपमेंट की बात करेंगे। जब भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे तो इक्विपमेंट जो भी यूज किया जा रहा है काम करने के लिए, उसी इक्विपमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। बाकी थर्ड इक्विपमेंट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर काम का जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है वो डेवलप किया जाता है। फिर मटेरियल के अंदर जो हजार्ड्स है, हैंडल करने में उसको जो हजार्ड्स है, डिस्पोज करने में जो हजार्ड्स है, उसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे अब लैडर के केस में कौन से लोग इन्वॉल्व थे? पीपल इन्वॉल्व थे, यानी इसको ध्यान रखा, और इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व था। एक्सटिंग्विशर्स के केस में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर पीपल इन्वॉल्व था, इक्विपमेंट इन्वॉल्व था, मटेरियल भी इन्वॉल्व था, क्योंकि DCP अगर चला रहे हैं तो ड्राई केमिकल पाउडर उड़ेगा। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी था उसके अंदर। तो हर चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे मटेरियल के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में। जैसे लाइटिंग है, स्पेस है, टेम्परेचर है, नॉइस है, डस्ट है, कोई केमिकल है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑपरेशन के ऊपर, आसपास के लोग, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कंट्रोल मेजर को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन जब भी हम कंट्रोल मेजर को लगाएंगे तो वही चीजों को ध्यान में रखेंगे, उन बातों को ध्यान में रखेंगे कि इस फैक्टर्स को, कि जब भी कंट्रोल मेजर लगाएंगे तो हम लोग हमेशा टेक्निकल, प्रोसीजरल और बिहेवियर, जो बिहेवियरल कंट्रोल्स होते हैं, उन 3 कंट्रोल्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कि टेक्निकल होना चाहिए, प्रोसीजरल होना चाहिए और बिहेवियरल होना चाहिए। तीनों कंट्रोल उसके लिए ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क था, और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने का एक तरीका था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट यानी टुमारो हम लोग वर्क परमिट सिस्टम, एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे।